नमस्कार दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका वो रीज़न है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश का एक बैंक जो वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 यानी कि टॉप 4th लार्जेस्ट जो है बैंक बना है दोस्तों, और उस बैंक का नाम है दोस्तों HDFC बैंक। आज के हमारे इस पार्टिकुलर सेशन में मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी में आपको आज के सेशन में कंप्लीट मर्ज और इसके रिगार्डिंग जो आज का न्यूज़ इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया जाएगा। देन इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है NBFC और आपका बैंकिंग सेक्टर्स में, ये डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो टॉप 10 बैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उन बैंकों में जो चौथा लार्जेस्ट बैंक है वो HDFC बैंक राइट नाउ बना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आइए मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा न्यूज है देख सकते हैं आप कि इंडिया लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइडर हैज मर्ज्ड विद HDFC बैंक। अब आज के सेशन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है दोस्तों कि काफ़ी बार हम लोग सुनते हैं कि जो पेरेंट कंपनी होती है और उसके नीचे जो सब्सिडरी होती है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि अल्फाबेट जो एक पेरेंट कंपनी है और उसके नीचे सब्सिडरी है, जैसे आपका गूगल हो गया, देन इसके साथ कह सकते हैं आपका यूट्यूब हो गया, ये सारा सब्सिडरी है। इसी तरह से दोस्तों HDFC जो लिमिटेड है ये एक तरह की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1977 में, और इसके साथ साथ HDFC जो बैंक है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज का दोस्तों, HDFC बैंक जो है ये सब्सिडरी थी HDFC लिमिटेड की, लेकिन करेंटली जो भी मर्ज हुआ है दोस्तों तो HDFC बैंक से ये जो है मर्ज होकर के HDFC लिमिटेड में चला गया। मतलब सब्सिडरी जो बैंक है वो जो है मतलब के हाईएस्ट पोजीशन हासिल किया है और पेरेंट जो लिमिटेड कंपनी है उसको अपने में अक्वायर्ड कर लिया है, मर्ज कर लिया है। और अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो राइट नाउ ये दोनों जो कंपनी है कह सकते हैं बैंक और HDFC लिमिटेड, और बाद में जाकर के HDFC बैंक बनेगी, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है राइट नाउ दोस्तों वो लगभग आपका 14 लाख करोड़ के आसपास में है दोस्तों। तो इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन सा वो बिगेस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग है, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर ये जो मर्ज होता है तो इसका क्या वो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है एंड देन इसका डिसएडवांटेजेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मर्ज होने का क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और किसी भी सिस्टम में जब मर्ज होता है तो कहां से कौन से ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लिया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं HDFC लिमिटेड जिसकी शुरुआत हुई थी 1977 में, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो HT पारेख जी किए थे। और अगर हम बात करें HDFC बैंक का तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1995 में हुआ था दोस्तों। अब काफी सारे कस्टमर का बहुत सारा सवाल है कि जब ये बैंक मर्ज हो जाएगी तो फिर इन्वेस्टर्स का क्या होगा, कस्टमर्स का क्या होगा, और साथ साथ जो कस्टमर का जो डिपॉजिट है वो क्या होगा। तो ये सारा भी इसी सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। और ये जो मर्ज हुआ है दोस्तों ये इफेक्टिव कब से होगा, तो जुलाई 1, 2023 से होगा। इस पॉइंट्स को आपको भी समझना है। एक साइड में आप देख सकते हैं, एक साइड में आपको दिख रहा है HDFC लिमिटेड का लोगो और एक साइड में आपका HDFC बैंक का लोगो। अब होगा क्या दोस्तों कि HDFC बैंक जो सब्सिडरी है मतलब HDFC लिमिटेड की जो मतलब कि सब्सिडरी है HDFC बैंक, ये दोनों मर्ज होकर के बन जाएगा क्या, HDFC बैंक। यानी कि मान के चलते हैं दोस्तों कि कुल मिलाकर के इस पार्टिकुलर बैंक का जो ब्रांचेस आप कह सकते हैं वो कुल मिलाकर के 6300 है, वो आपके फॉरेन कंट्री में, और हमारे देश में भी कई सारा अलग अलग ब्रांचेस है दोस्तों। HDFC लिमिटेड का भी सेम कंडीशन है, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों ये दोनों जो कंपनी है कह सकते हैं ये मर्ज होने के बाद देन फाइनली अब ओनली HDFC बैंक लिखाएगा, ये रिमेंबर रखना है। तो इससे जो है जितने भी एम्प्लॉय काम करने वाले हैं वो नॉर्मल अब HDFC बैंक के लिए काम करेंगे। मर्ज करने का कई सारा बेनिफिट भी है और कई सारा जो डिसएडवांटेजेस भी रहता है, वो भी इस सेशन के एंड में आपसे डिस्कस किया जाएगा। देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे आज के इस पार्टिकुलर सेशन में तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा HT पारेख जी जो HDFC लिमिटेड के जो है मतलब के मालिक थे, और 1995 में HDFC बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और वहाँ पर HT पारेख जो है अंकल है दीपक पारेख जी का। और आपको याद होगा दोस्तों HDFC जो लिमिटेड है उसका जो मेन काम है वो हाउसिंग फाइनेंस का काम है, और HDFC जो बैंक है तो नॉर्मल जो बैंक काम करती है। तो इस बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमी के सेक्शन में,
में या बैंकिंग में कि एनबीएफसी और बैंकिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब वो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनी है वो एज ए शैडो बैंकिंग का काम करती है, और उस पार्टिकुलर एनबीएफसी में मान लीजिए कि इंश्योरेंस का भी हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हो सकता है, तो कई अलग अलग प्रकार भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एच.टी. पारेख जी, जिन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड शुरुआत किया था, और एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो मेन एम्बिशन था कि देश में हमारा हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करना। और कोविड-19 का जो टाइम था 2020 के आसपास में, तो ये जो बैंक है काफी अच्छा परफॉर्मेंस की थी, और इसके साथ साथ कई सारा जो क्राइटेरिया होता है आरबीआई के रिगार्डिंग, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल भी की थी दोस्तों। लेकिन आखिरकार राइट नाउ जून 30 का जो न्यूज है कि ये दोनों बैंक आपस में जो है, ये दोनों एक आपका लिमिटेड कंपनी और एक आपका कह सकते हैं बैंक, ये मर्ज होकर के एक हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बना रही है, और पूरे वर्ल्ड का जो है ये 4th लार्जेस्ट जो है ये बैंक जो है ऑलरेडी बन गई है दोस्तों, और 1 जुलाई से ये इफेक्टिव भी हो गया है। सो ओवरऑल इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीपक पारेख इन हिज लेटर टू शेयर होल्डर, एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है दीपक पारेख एच.टी. पारेख जी का, तो इनको जरूर आपको पढ़ लेना है कि नो डाउट द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री इज ए कम्पिटिटिव वन टुडे। HDFC will always have the distinction of being the institution that introduced retail housing finance to the country। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक साइड में आपका है HDFC बैंक जो करेंटली अभी जो है मर्ज हो गई HDFC लिमिटेड से, और ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और एक साइड में आपको मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में खतरनाक लेवल पे कंपटीशन होगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के कामयाब होने का सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों, ये मोस्टली फोकस करती है मॉर्गेज लोन पे। मॉर्गेज लोन अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमको लोन चाहिए इस पार्टिकुलर बैंक से, तो हम लोन लेने के लिए चले गए बैंक में, और वहां पर क्या होगा कि अपना कुछ ओन प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि हाउसिंग लोन लेना है तो उसका डॉक्यूमेंट हमको बैंक में सबमिट करना होगा, और देन उसके बदले में हमको क्या होगा कि लोन मिल जाएगा, मान लीजिए 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी मिलना है। अब चाहे तो वो लोन का जो पैसा है इंटरेस्ट के साथ हम रिटर्न करें या ना करें, तो बैंक को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उसका रीजन ये है कि कल होके अगर वो पैसा आप रिटर्न नहीं करते हैं तो वो बैंक क्या करेगी, आपके प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगी, ऑक्शन कर देगी, और वहां से वो पैसा जो है वो अक्वायर कर लेगी। तो इससे क्या होता है कि इस पार्टिकुलर मॉर्गेज लोन से नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है बैंक का, वो बिल्कुल कम हो जाता है। और यहाँ तक एक और न्यूज था आज से 3 महीना पहले, आपको याद होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट लोन का सेक्शन है वो आपका है मॉर्गेज लोन, ये आपको रिमेंबर रखना है। तो आज के तारीख में HDFC लिमिटेड या HDFC बैंक का कामयाब होने का जो मेन रीजन है वो आपका मॉर्गेज लोन है, और इसके साथ साथ बेहतरीन तरीके का प्लान एंड स्ट्रैटेजी है। तो साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं इसके रिगार्डिंग। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड इट्स $40 बिलियन मेगा मर्जर विद HDFC बैंक। आप यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग मान के चलिए कि HDFC लिमिटेड और प्लस आपका HDFC बैंक, ये जब मर्ज हो रही है $40 बिलियन का जो है लगभग आपका ये एक मेगा मर्जर बना रही है कंबाइंड करके। और अब जो जहां पर भी लोगो होगा वो आपका HDFC बैंक ये लिखाएगा, ये रिमेंबर आपको रखना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया मॉर्गेज लोन, ये सेक्शन भी आपको रिमेंबर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड ऑफिस, कुछ इंपॉर्टेंट, ये आपका लोगो है, ये आपका मुंबई में मिल जाएगा। HDFC लिमिटेड का हेड ऑफिस कह सकते हैं, और इसके साथ साथ BKC का जो प्लेस है वहां पर आपको HDFC बैंक भी मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से एक बैंक जैसे कि किसी पार्टिकुलर बैंक से या लिमिटेड कंपनी से मर्ज होता है, तो मर्ज होने का क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उससे पहले भी मान लीजिए अगर कोई कंपनी किसी पार्टिकुलर बैंक में, यानी उसकी सब्सिडरी थी या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, और दोनों मान लीजिए मर्ज हो जाती है, और मर्ज होने के बाद एक बड़ा कैपिटलाइजेशन बनाती है, तो इसका कई सारा प्रोसेस होता है, कई सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहला रूल्स में आपको एक पॉइंट रिमेंबर रखना है, एक होता है संस्था जिसका नाम है NCLT। NCLT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यहां से पहले अप्रूवल मिलता है, और ये अप्रूवल जो है गुजरता है, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाता है। RBI के पास जाने के बाद फिर ये अप्रूवल होने के लिए ये प्रोसेस जो है आगे फॉरवर्ड होता है आपका IRDA के पास। IRDA विच इज कॉल्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, ये रिमेंबर रखना है। और देन इसके बाद आपका दोस्तों फिर ये सेबी के पास भी जाएगा।
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि जो हमारे देश में एक्सचेंज मार्केट यानी कि शेयर बाजार को कह सकते हैं जो रेगुलेट करती है, इन सारे प्रोसेस से ये मतलब कि कंप्लीट अप्रूवल होने के बाद फिर फाइनली जो है मर्ज मतलब कि फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का मर्ज होने का जो प्रोसेस हो रहा था वो 2020 से ही शुरुआत हो चुका था और कई सारे डॉक्यूमेंटेशंस था और कई सारे अप्रूवल था जो राइट नाउ 30 जून 2023 में ये कंप्लीट हो गया और 1 जुलाई से ये इफेक्टिव हो गया। और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एचडीएफसी बैंक है, काफ़ी प्राउड का बात है कि भारत के इतिहास में पहला वो बैंक बना है जो पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट बैंक बना है दोस्तों। ओके, सो ओवरऑल ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे बिगेस्ट बैंक के रैंकिंग का, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो पहला आ जाता है आपका जेपी मॉर्गन चेज और ये आपका अमेरिका का है, ये आपको अच्छे से पॉइंट समझ के चलना है। इसके साथ साथ दूसरा में अगर हम बात करेंगे आईसीबीसी, तो आईसीबीसी जो है आपका, ये आपका चाइना का है और बैंक ऑफ अमेरिका वंस अगेन आपका यूनाइटेड स्टेट्स का है। और अब आ जाते हैं चौथे पोजीशन पे जो है आपका एचडीएफसी कंबाइंड, मतलब क्या हो गया, लिमिटेड और प्लस बैंक, इन दोनों को मिला देंगे तो बच जाएगा एचडीएफसी बैंक और ये हमारे पूरे वर्ल्ड का जो है चौथा लार्जेस्ट जो है बन चुका है दोस्तों। और इसका लगभग मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है लगभग देख सकते हैं कि $171.8 मतलब के बिलियंस के आसपास में है दोस्तों। इसका जो राइट नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यूएशन है। अगर हम बात करेंगे इससे पहले क्या था कि लगभग टॉप 5 लेवल पे भारत का कोई भी जो है बैंक नहीं आ रहा था वर्ल्ड लेवल पे टॉप 5 मतलब के रैंक में। आप देख सकते हैं कि पहला में आपका अमेरिका है, देन इसके बाद चाइना, वंस अगेन अमेरिका, इसके साथ देखिए वंस अगेन चाइना, देन आपका वंस अगेन चाइना। एचएसबीसी का नाम सुने ही होंगे, इससे पहले एचएसबीसी का भी जो खेला हो गया था, हांगकांग संघाई जो आपका एचएसबीसी का फुल फॉर्म है। इसके बाद आपका वेल्स फार्गो, देन इसके बाद आपका बैंक ऑफ चाइना, देन आपका मॉर्गन स्टैनली। यानी लगभग मान के आप चलिए कि ओवरऑल साल 2022 तक में जो टॉप 10 जो बैंकिंग का लिस्ट था उसमें भारत का एक भी बैंक नहीं था। कंप्लीट जो इसमें डोमिनेशन था वो किसका था, तो चाइना और साथ साथ अमेरिका का था। लेकिन ये एक बहुत ही प्राउड की बात है भारत के लिए कि हमारे देश का एचडीएफसी जो बैंक है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चौथा लार्जेस्ट बैंक बना है। और अगर हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के भारत में अगर हम बात करें इस बैंकिंग का, तो एचडीएफसी जो बैंक है वो नंबर 1 पे है, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। और अगर हम बात करेंगे टोटल एसेट्स में, तो टोटल एसेट्स के रिगार्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का नंबर 1 है। इस पॉइंट्स को भी आपको समझना है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 2-4 पॉइंट और भी इसके अकॉर्डिंग समझाया और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये मर्ज क्यों हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आखिर मर्ज होने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन था। तो साल 2022 में 2-3 रीजन इंपॉर्टेंट बताया गया। पहला जो रीजन था एक्चुअल में कि एचडीएफसी लिमिटेड का लो इंटरेस्ट रेट, ये पहला रीजन बताया गया। और इसके साथ साथ आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया वो है आपका सीआरआर और इसके साथ साथ एसएलआर। सीआरआर क्या होता है कि कैश रिजर्व रेशियो एंड आपका एसएलआर विच इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जितना रिक्वायरमेंट था उससे मतलब कि कम था इस पार्टिकुलर सिस्टम में, कह सकते हैं लिमिटेड और बैंकिंग में। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था। अब रहा बात तीसरा इंपॉर्टेंट कारण मर्ज होने का, तो वो है आपका कारण लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कैश, जितना मतलब कि कैश चाहिए था उससे कई ज्यादा मतलब कि कैश था, लिक्विडिटी था। ये 3 इंपॉर्टेंट कारण हैं जिस कारण वर्ष जो है इस पार्टिकुलर लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक में मर्ज किया गया। और इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ कि किसी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडरी के साथ जो है मर्ज किया गया है और सब्सिडरी जो है मर्ज होने के बाद उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है दोस्तों। तो इतिहास में ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला बात है। अब अगर हम बात करेंगे कि क्या वो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है राइट नाउ एचडीएफसी बैंक के लिए, देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है कि एचडीएफसी जो लिमिटेड है वो हाउसिंग फाइनेंस में काफी एक्सपर्ट थी। तो एक चैलेंजेस ये होगा दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक को हाउसिंग फाइनेंस में उतना सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको अच्छे से स्ट्रैटेजी एंड प्लान बनाना होगा, आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करना होगा और उसके साथ साथ इस चैलेंजेस को ओवरकम करके आगे निकलना होगा दोस्तों। और अगर हम बात करेंगे कंपटीशन का, तो अब जो कंपटीशन होने वाला है हमारे देश में वो होगा आपका एचडीएफसी बैंक वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
और कहा जाता है कि मॉर्गेज लोन्स पे एचडीएफसी बैंक और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों हमारे देश में काफ़ी बेहतरीन अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो मॉर्गेज लोन होता है वो काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होता है किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज इसमें नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है उसमें होने का जो चांसेस है बहुत ही कम रहता है दोस्तों। इस पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से थोड़ा समझ लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिपॉजिट लीडर्स के बारे में, तो एचडीएफसी हैज कंसिस्टेंटली लेड डिपॉजिट ग्रोथ अमंग इट्स पेयर्स। ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं ओवरऑल। यहां पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी, देन आईसीआई, कोटक, एक्सिस, देन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें हमारे देश के रैंकिंग में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा एचडीएफसी, देन इसके बाद आपका आईसीआई और इसके बाद आपका कोटक। और अगर हम बात करें आपका टोटल एसेट्स के रिगार्डिंग, तो हमारे देश में सबसे नंबर 1 टोटल एसेट्स के हिसाब से, टोटल एसेट के वैल्यूएशन के हिसाब से वो आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड का जो है 4th लार्जेस्ट बैंक कौन सा बना है, तो एचडीएफसी बैंक ओवरऑल आपका सामने बन गया है दोस्तों। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, विल माय लोन बी ट्रांसफर्ड टू एचडीएफसी बैंक पोस्ट द मर्जर, इफ यस विल द कस्टमर लॉग इन चेंज। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब कभी कोई बैंक रन कर जाता है तो कस्टमर को ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है कि अब मेरे साथ क्या होगा, मेरा जो डिपॉजिट है उसका क्या होगा, ऐसा कई सारा क्वेश्चंस जो है वो आ जाता है। तो इसके लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट एफएक्यू रखा है, जिसमें पहला क्या है कि विल माय लोन बी ट्रांसफर्ड टू एचडीएफसी बैंक पोस्ट द मर्जर, यानी कि मर्ज होने के बाद जो भी मेरा मतलब कि लोन था वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा एचडीएफसी बैंक पे, तो ऑफ कोर्स दोस्त हो जाएगा। ये रिमेंबर रखिएगा बात को। यानी कि मान लीजिए एचडीएफसी लिमिटेड से अगर आपका कोई लोन चल रहा है, फाइनेंस कंपनी से हाउसिंग लोन चल रहा है, तो वो ट्रांसफर होकर एचडीएफसी बैंक में चला जाएगा। और इसके साथ साथ विल द कस्टमर लॉग इन चेंज, ऑफ कोर्स ये भी आपका होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ओवरऑल जब कोई भी बैंक मर्ज होता है तो उसके रिगार्डिंग पहले से ही अच्छे से प्लानिंग किया जाता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी माई डिपॉजिट अकाउंट नंबर, यानी कि DAN एंड टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट बुक्ड विद एचडीएफसी लिमिटेड। देखिए इस कंडीशंस में क्या है आपका कि डिपॉजिट अकाउंट नंबर जो आपका था वो सेम टू सेम आपका रहेगा, ठीक है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लोगो है वो चेंज होकर के एचडीएफसी बैंक हो जाएगा, और जितने भी एम्प्लॉय एचडीएफसी लिमिटेड में है वो अब एम्प्लॉय हो गए किसका, एचडीएफसी बैंक का। देखिए मर्ज होने में क्या होता है, एक एडवांटेजेस भी है और दूसरा आपका डिसएडवांटेजेस भी है। अगर हम बात करें एडवांटेजेस का, तो एडवांटेजेस में क्या होगा कि वो पार्टिकुलर जो बैंक है अब जो काम करेगी काफी स्मूथली काम करेगी। और डिसएडवांटेजेस में क्या है एक इंपॉर्टेंट सा, कि अब जो न्यू जॉब क्रिएट होने वाला है वो शायद नहीं हो पाएगा मे बी, लेकिन जो काम है, जो वर्किंग है, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलेगा दोस्तों। ये आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। इससे पहले भी कई सारा बैंक जो है मर्ज किया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे के जाता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मर्ज और एमैलगमेशन में क्या डिफरेंसेस होता है बैंकिंग सिस्टम में हमारा। तीसरा आज का क्वेश्चन जो ले लेते हैं लास्ट वन, विल माई एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट विथ एचडीएफसी लिमिटेड बी कवर्ड बाई गारंटी फ्रॉम DICGC, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, या कह सकते हैं हमारा संविधान है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि एक अकाउंट मान लीजिए किसी भी बैंक में हमारा है और कल होके वो बैंक अगर जो है कॉलेप्स कर जाता है या रन कर जाता है या डूब जाता है, तो हमारा जो डिपॉजिट उस पार्टिकुलर बैंक में, तो उसका गारंटर कौन है। तो आपको हम सिंपल बताते हैं दोस्तों कि RBI के अंदर कई सारा सब्सिडरी है, जिसके अंदर में एक इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जिसका नाम है DICGC। DICGC का जो पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। पहले इसमें क्या था, जो भी डिपॉजिटर है, यानी कि मान लीजिए हम एक कस्टमर है, अगर मान लीजिए X नाम का बैंक वो कॉलेप्स कर गया, बैंक रन हो गया, डूब गया, तो मेरा एक इंश्योरेंस होता है बैंक के साथ, और उसमें राइट नाउ मान लीजिए मैक्सिमम जो अमाउंट मिलने वाला है वो 5 लाख मिलने वाला है। पहले 1 लाख रुपए मिलता था। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि विल माई एफडी विद एचडीएफसी लिमिटेड बी कवर्ड बाय गारंटी फ्रॉम DICGC। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही ये लिमिटेड कंपनी बैंक में कन्वर्ट हुआ, यानी कि मर्ज हुआ, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जितने भी कस्टमर होंगे उनका DICGC के साथ इंश्योरेंस हो गया दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस पार्टिकुलर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपको जो 5 लाख का अमाउंट है वो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों, जो मैक्सिमम अमाउंट है, और जो मिनिमम आपका रहता है वो आपका मिल जाएगा।
तो यहाँ तक दोस्तों आज का था हमारा जो सिचुएशन रिगार्डिंग HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक, और इसके रिगार्डिंग मैंने बताया कि क्यों आखिर मर्ज किया गया, क्या वो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रहेगा राइट नाउ, और इसके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग में क्या डिफरेंसेस होता है, और इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट एक्ट आपको रिमेंबर रखना है, एक आपका कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। मैं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट अलविदा लेता हूं। आज का जो ये कंप्लीट सेशन है दोस्तों, आप ज़रूर इसको पसंद कीजिएगा, बिकॉज आज का जो न्यूज़ है काफ़ी बेहतरीन है। और जैसा कि दोस्तों यूपीएससी के प्रिपरेशन में ये जो पार्टिकुलर सेशन है या सेक्शन कह सकते हैं, डायमेंशन कह सकते हैं, जीएस पेपर में आपका 3 इकोनॉमी के सेक्शन में जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।